चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से भी लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनेगा और शॉर्ट टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा इसमें। ठीक है, इसमें लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन बनता है और शॉर्ट टाइप का भी क्वेश्चन बनेगा और थ्योरी का भी इससे क्वेश्चन पूछता है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये सभी यानी कि जितना भी बिजनेस है, जितना भी जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि अब अलग एक तरह से अकाउंटिंग है ये, जो हम लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए तो चैप्टर का नाम क्या है? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं लाभ ना कमाने वाली संस्था। देखिए मैं यहाँ पर लिखे हुए हैं अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में गैर व्यापारिक या अलाभकारी संगठन। अलाभकारी संगठन का मतलब क्या हो गया? वैसा संस्थान जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, वैसे संस्थान को हम क्या बोलते हैं? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो लाभ कमाने के उद्देश्य से अपना बिजनेस नहीं करता, वैसे व्यवसायी को हम नॉन ट्रेडिंग व्यवसायी कहते हैं। ठीक है, नॉन ट्रेडिंग जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, इसलिए उसका नाम भी रखा एनपीओ। शॉर्ट में क्या बोलेंगे जी? एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, वैसे व्यवसायी को हम अलाभकारी संस्था कहते हैं। ठीक है, तो आराम से इसको समझते जाना है। ठीक है, कि कैसे कैसे हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरी भी बताएंगे, मीनिंग भी बताएंगे और साथ में धीरे धीरे हम लोग 1-2 लेक्चर करते हुए क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो समझ में आ गया कि अलाभकारी संस्था किसको कहते हैं। लिखवा भी देते हैं थ्योरी, है ना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों मोड में हम बताते हैं। ठीक है, पहले हिंदी में क्या लिखवाएं आप लोग को और फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कहता है ऐसी संस्थाएं, है ना, मिला ना, ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है, उसे अलाभकारी संस्थान या गैर व्यापारिक संगठन कहते हैं या कहलाती है। ठीक है, यही बात हुआ है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ऐसी संस्थाएं जिनकी, इंग्लिश में भी बोलेंगे, ठीक है, ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं, है ना, उसका लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है, उसे अलाभकारी संस्थान या गैर व्यापारिक संगठन कहते हैं। ठीक है, यानी जिसका उद्देश्य एक सेवा के उद्देश्य से, भावना से होता है, वैसे संस्था को हम अलाभकारी संस्था कहते हैं। अब इसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये थ्योरी लिख लीजिए। इंग्लिश में होगा सच इंस्टीट्यूशंस विच आर एस्टैब्लिश्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग। बता रहा है नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग, यानी इसका कह रहा है कि पर्पस नहीं है अर्निंग का, कमाने का पर्पस नहीं है, बट टू प्रोवाइड अ सर्टेन सर्विस। इसका काम क्या है? सर्विस का है। टू देयर्स, आगे लिखना है, ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड अ सर्टेन सर्विस टू देयर्स मेंबर्स एंड द सोसाइटीज आर कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश का मीनिंग लिख लेना है, थ्योरी लिख लेना है। और अब हम लोग कुछ बेसिक चीज़ पर जानते हैं कि आखिर कौन कौन ऐसा संस्थान है हमारे भारत में जो इस तरह का व्यवसाय कर रहा है, इस प्रकार का कार्य कर रहा है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है, सिर्फ समाज को और पीपल्स को यानी व्यक्ति को सिर्फ सेवा करने का उद्देश्य है, लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है। तो ऐसा ऐसा कौन कौन सा संस्थान है, तो इसका उदाहरण आपको बता रहे हैं और समझते जाइएगा। जैसे कौन हो गया जी? शैक्षणिक संस्थान। शैक्षणिक संस्थान में कौन कौन आ गया? ठीक है, अब जैसे हम लोग नहीं आए, भले हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं तो हम लोग नहीं आए, कौन कौन आएगा? विद्यालय, महाविद्यालय, बहुत विद्यालय है, वो लोग क्या है? प्रॉफिट के
ऑब्जेक्ट से नहीं है, लेकिन प्राइवेट छोड़ के। ठीक है, विद्यालय मतलब आता है, बहुत ऐसा विद्यालय है जहाँ पर कोई, जैसे सरकारी हो गया, और बहुत ऐसे विद्यालय होता है उसका ऑब्जेक्ट लाभ कमाना नहीं होता है। तो विद्यालय भी आता है, महाविद्यालय भी है और विश्वविद्यालय। मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में भी ऐसा बहुत सेक्टर है जहाँ जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। दूसरा, धार्मिक संस्थान। धार्मिक संस्थान समझ में आ रहा है ना, पूजा वाला मंदिर हो जाएगा। तो जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा, गिरजाघर हो गया, ये सभी जो है लाभ कमाने वाली संस्था नहीं कहलाती है। खेल संस्थान, बहुत ऐसा खेल का भी संस्थान आपको मिल जाएगा, स्पोर्ट क्लब, जहाँ पे सिर्फ उसका उद्देश्य है कि एक स्टूडेंट्स को सिखाएं खेला, जिससे वो देश के लिए कोई आगे कार्य करे। जो गरीब है वो नहीं हम पैसा से वो अपना सीख सकता है, तो वैसे बहुत ऐसे संस्थान है जहाँ पर मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है प्रॉफिट का, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, सेवा दे रहा है। तो खेल संस्थान भी आ जाएगा, और बहुत सामाजिक संस्थान है ना, सामाजिक संस्थान भी आ जाएगा, जैसे अस्पताल हो गया, पुस्तकालय हो गया, औषधालय भी हो गया। तो ऐसे बहुत अस्पताल भी है जहाँ पर सिर्फ क्या है ऑब्जेक्ट, लोगों को सेवा करने का। तो ऐसे ऐसे संस्थान को हम क्या बोलते हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उद्देश्य, याद रखना, जिसका उद्देश्य, तो ये सब संस्थान में भी प्रॉफिट वाला संस्थान है, व्यवसायी है, लेकिन उसी में से कोई ऐसा संस्थान है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। जैसे हम एजुकेशन दे रहे हैं, तो अब हमारा यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये जो एजुकेशन का संस्थान है यहाँ कोई प्रॉफिट का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा, एजुकेशन में आ जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या, लाभ कमाना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया थ्योरी में। अब हम लोग कुछ छोटा सा यहाँ बेसिक चीज को बताते हैं कि आखिर यदि एनपीओ यानी कि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर रहेगा तो कौन कौन सा अकाउंट तैयार करेगा, अभी और आगे हम थ्योरी बताएंगे। ठीक है, लेकिन उस थ्योरी को बताने से पहले कुछ बेसिक चीज को और हम थ्योरी बताते हैं। ठीक है, जैसे यानी कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेगा। एक चीज और यहाँ पर समझिए कि जैसे मान के चलिए जो एनपीओ है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और एक लाभ कमाने वाली संस्था है। ठीक है, एक एजुकेशन संस्थान है जिसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना है, और एक वही संस्थान है जिसका लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, तो आपको दोनों जगह पर अकाउंटिंग की जरूरत है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग का पढ़ रहे हैं, एक मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, है ना, या फिर एक स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, जो दोनों तरह का स्कूल कॉलेज है जिसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं है, जिसका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों के जगह पर क्या अकाउंटिंग जरूरी है कि नहीं, क्योंकि आप देखते होंगे मंदिर में पैसा जाता है कि नहीं जाता है, जाता है। इतना सारा पैसा वहाँ जाता है, चंदा में दान आता है। बताइए अगर उसका अकाउंटिंग नहीं होगा, मंदिर का चाहे मस्जिद का हो चाहे गुरुद्वारा का हो, अगर नहीं वहाँ अकाउंटिंग होगा तो पंडित लोग भी क्या करेगा, सब पैसा घर ले जाएगा, है ना। वहाँ पर भी बहुत सारा दान जाता है तो उसका भी अकाउंटिंग हिसाब होना चाहिए ना। ठीक है, तो जहाँ सेवा का जहाँ पर होता है ना, जो संस्थान सेवा का होता है ना, वहाँ पर लोग डोनेट करता है पैसा। जैसे हम भी अगर खोल दें कि चलो यहाँ नॉट फॉर प्रॉफिट, तो यहाँ पर भी क्या करेगा, लोग आकर खुशी से पैसा कोई दे के जाएगा कि चलो भाई आएगा, कोई आएगा, हम लेकर आएंगे मंत्री कि देखिए हम यहाँ बच्चे लोग को फ्री सेवा प्रोवाइड करते हैं, तो आप पैसा नहीं दीजिएगा, दूसरा मंत्री आकर क्या करेगा, पैसा देगा और हेल्प करेगा। तो उसका अकाउंटिंग होना चाहिए ना, हिसाब होना चाहिए कि यहाँ पर कितना आ रहा है, वो मांगेगा ना हिसाब। मंत्री चाहे पब्लिक मांगेगा कि हम आपके संस्था में इतना पैसा दिए, तो बताओ जी आप पैसा का यूज़ किए कि नहीं, पब्लिक ऊपर किए कि नहीं किए, कि पता चला आप घपला कर दिए। हम जो उद्देश्य से दिए थे वो उद्देश्य से आप काम किए कि नहीं किए, है कि नहीं, क्योंकि आपको पढ़ाने में और सारा खर्च आएगा कि नहीं। तो उसी तरह मंदिर में होता है कि मंदिर के ऊपर खर्च होता है, तो आप मंदिर के ऊपर खर्च करिए, है ना, और जो चीज़ें वहाँ के यूज़फुल है उसके लिए आप खर्च करिए जो आपको पैसा दिया जा रहा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ पर हो रहा है कि दोनों जगह पर अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है ना। मतलब इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग बिजनेस का अकाउंटिंग सीखते हैं, और साथ में हम लोग एनपीओ संस्थान का भी अकाउंटिंग सीखना जरूरी होता है। ठीक है, जिसका उद्देश्य लाभ नहीं कमाना है, वैसे संस्थान में भी क्या एक अकाउंटेंट बैठा है वहाँ मंदिर में भी, और वो भी क्या करता है, अकाउंटिंग करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि अगर एक प्रॉफिट वाला दो संस्थान मान लेते हैं हम लोग, एक जिसका ऑब्जेक्ट क्या है, एक का ऑब्जेक्ट क्या है प्रॉफिट, और दूसरा का ऑब्जेक्ट क्या है जी
नॉट प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम हटा दे, जगह बना लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा दो संस्थान, जिसका जो है एक हो गया जिसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट का होगा, और दूसरा का ऑब्जेक्ट क्या होगा, दूसरा का ऑब्जेक्ट हो जाएगा नॉट प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग जितना भी अकाउंटिंग सीख रहे हैं वो सब प्रॉफिट वाला ही अकाउंटिंग सीखे थे, है ना, और उसका ही अकाउंटिंग करना सीखे थे। अब ट्रेडिंग कौन बनाए थे बताइए, ट्रेडिंग कौन कौन बनाता है, एक बिजनेस बनाता है, चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वही बनाता है। ठीक है, तो एक बिजनेस यहाँ पर पहला कौन सा अकाउंट तैयार करता है, ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करता है। ठीक है, और जिसका रिजल्ट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसका जो है पहला कौन सा अकाउंट तैयार करता है, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें क्या रिजल्ट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट चाहे ग्रॉस लॉस आएगा, है ना, प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा। नंबर 2 में क्या बनाता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाता है, जिसमें क्या रिजल्ट आता है, नेट प्रॉफिट या फिर लॉस आएगा। इसके बाद क्या बनता है नंबर 3 में, बैलेंस शीट, जहां पर एसेट और लायबिलिटी का चर्चा होता है कि नहीं। तो ये हो गया मेरा जो इसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट का ऑब्जेक्ट होता है, तो वो पहला बनाता है ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा बनाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और तीसरा का होता है बैलेंस शीट होता है। तो उसी प्रकार से जो व्यवसायी यानी जो संस्थान, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, जैसे मंदिर हो गया, तो वो क्या अपने यहाँ बनाएगा। ये बात से तो क्लियर हो गया कि दोनों जगह पर अकाउंटिंग करवाएगा, दोनों जगह अकाउंटिंग जरूरी है। ठीक है, तो बताइए एक मंदिर है सो कौन सा ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा, तो ये क्या बनाएगा, ये जब अगर कोई बिजनेस बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये क्या बनाएगा उसके जगह पे, हाँ, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा। ठीक है, रिसिप्ट का मतलब कितना पैसा आया हमारे मंदिर में, इतना पैसा कोई दान दिया, इतना जगह से पैसा आया, और इतना पैसा हमारा पेमेंट, इतना इतना हम काम में लगाएं, तो बचा कितना, इतना पैसा बचाओ, तो इसको क्या बोलते हैं, कैश इन हैंड, कि हमारा कैश इन हैंड, या फिर क्या बचेगा, कैश एट बैंक। मान के चलिए आज दोनों माध्यम है, कोई अगर हाथ में पैसा देगा तो हाथ में इतना पैसा बचेगा कि कैश इन हैंड इतना पैसा बचा हुआ है डायरेक्ट फिजिकल रूप में, और कैश एट बैंक यानी बैंक अगर कोई ऑनलाइन जमा करता है तो बैंक से खर्च कर रहे हैं तो पता चलेगा बैंक में इतना पैसा बचा हुआ है कि नहीं। तो ये क्या बनाएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएगा। जो ये कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा, जिसमें पैसा आने और जाने की बात होती है, वो कौन सा अकाउंट कहलाता है, रियल अकाउंट कहलाता है। दूसरा नंबर 2 ये बनाया क्या, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया, तो ये इसके जगह पर क्या बनाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा। ठीक है, अब बताइए इसके जगह प्रॉफिट चाहे लॉस आता है कि नहीं, तो इसको क्या आएगा रिजल्ट, इसको आएगा सरप्लस,
क्या आएगा जी? सरप्लस। या फिर लॉस, देखो प्रॉफिट को क्या होगा, ये जो प्रॉफिट लिखा है ना शुरू, तो इसके जगह पर अगर पैसा आएगा तो इसको सरप्लस बोलेगा, प्रॉफिट रूप में होगा तो। और लॉस को डेफिशिएंसी नाम देगा। अब समझिए सरप्लस क्यों नाम दिया, डेफिशिएंसी क्यों नाम दिया। कहने का मतलब है कि देखिए ये प्रॉफिट कमाने वाली संस्था नहीं ना है। कहने मतलब हमारा इनकम ज़्यादा होगा, पैसा हमको ज़्यादा डोनेशन में आया, चंदा लोग ज़्यादा दिया हमको, हमारे मंदिर को पैसा ज़्यादा यार, खर्चा हमें कम हुआ, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, पैसा बचेगा ना। पैसा ज़्यादा इनकम हुआ, खर्च हमें कम हुआ, तो पैसा ज़्यादा आएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस। सरप्लस मतलब क्या होता है? बचा हुआ, कितना पैसा हमको बचा। जैसे 100 रुपया हमको आया और 50 रुपया खर्च हुआ, तो 50 रुपया बचा कि नहीं? तो इसको हम क्या बोलेंगे? सरप्लस। लेकिन यही बिजनेस को क्या होगा, अगर 50 रुपया होगा तो प्रॉफिट बोलता है उसको, है कि नहीं? अगर 50 रुपया उसको अर्निंग होता है तो उसको क्या बोलता है? प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं बोलेगा, सरप्लस। सरप्लस मतलब इतना बचा हुआ है, और ये बचा हुआ है तो घर नहीं ले जाना है, बचा हुआ है तो घर नहीं ले जाना है। सरप्लस इतना बचा हुआ है तो इसको यूज़ करना है अगले साल, फिर मंदिर में इसको यूज़ करना है, फिर अगला पूजा होगा तो फिर पूजा में क्या करना है? इसको यूज़ करना है। और ये लोग क्या कहेगा? हमको प्रॉफिट हो गया, ये घर ले जाएगा, ये इसलिए प्रॉफिट बोल रहा है। प्रॉफिट जैसे ही घर ले जाएगा, और ये घर नहीं लगेगा, इस कहेगा सरप्लस इतना बचा हुआ है, फिर अगला पूजा में लगाएंगे, चाहे फिर कुछ मंदिर का काम होगा तब इसको लगाएंगे, तो इसको क्या बोलेगा वो? सरप्लस। और डेफिशिएंसी, इसको लॉस हो गया तो लॉस से बोलता है, ये क्या बोलता है? डेफिशिएंट हो गया, मतलब इतना मेरा खर्च ज़्यादा हो गया है, इनकम कम था, एक्सपेंडिचर ज़्यादा था, तो उसको बोलेगा डेफिशिएंट बोल जाएगा, डेफिशिएंसी उसको नाम देगा। ठीक है, नाम तो अलग होना चाहिए ना, दोनों अलग अलग है तो। हाँ, तीसरा में दोनों का वही बनेगा जो इसका बैलेंस शीट है ना, तो इसका भी बनेगा बैलेंस शीट ही बनेगा, जहाँ पर एसेट और लायबिलिटी का चर्चा होगा, कुछ अलग वहाँ पर होगा, लेकिन हाँ बैलेंस शीट ही बनेगा इसका। ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट कहलाएगा? तो नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये मुख्य इसका थ्योरी हो गया, इतना दिमाग में रहना चाहिए कि पहला कौन सा अकाउंट तैयार करेंगे? रिसीव पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा जो बनेगा बैलेंस शीट। इतना आप जान लेंगे तो समझिए आपका चैप्टर एनपीओ खत्म हो गया। तो ये कन्फर्म है कि जानना है कि एनपीओ जो संस्थान होती है, जो लाभ ना कमाने वाली संस्थान होती है, वो भी अपने यहाँ एक प्रकार का अकाउंटिंग करती है। जो पहला बनाएगा रिसीव पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट बनाएगा अपने यहाँ। ठीक है, चलिए तो अगले हम नेक्स्ट क्लास में जो है, नेक्स्ट क्लास में रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट का, नेक्स्ट क्लास में हम रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट का, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट पहला हम लोग सीखे थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट का हम फॉर्मेट बताए थे, है ना, कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट पहले बताए थे आप लोग को। तो उसी प्रकार से रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट का हम फॉर्मेट बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर जैसे फॉर्मेट बताएंगे वैसे ही फिर एक क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन बताएंगे, इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को। ठीक है, छोटा छोटा भी क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा थोड़ा मिलेगा, फिर इनकम एक्सपेंडिचर स्टार्ट होगा, फिर वहाँ बताएंगे फॉर्मेट, और फिर उसका क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इसका सीखते हैं। ठीक है, चलिए बंद कर दो।